जीवन के बारे में आपके जानने के लिए ये सवाल कर रहा हूँ कि अब तक क्यों नहीं की और भविष्य में आपका क्या इरादा है? क्यों नहीं की, इसका जवाब तो मैं क्या दूं। हमारी कौन सी अभी उम्र निकल रही है, कर लेंगे शादी। जी, तो कितनी उम्र है मैडम आपकी? ये चीजें तो लड़कियां बताती नहीं है लड़कियाँ। मुझे आम आदमी पार्टी की विचारधारा कुछ हद तक सही लगती है, लेकिन उनमें भी अब वो किसी भी राजघराने को या किसी को भी ऐसे बंदे को अगर टिकट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो भी अब खराब ही होती जा रही है। तो अब तक है कि भिवानी की जनता आपको ही क्यों चुने? तमाम जितने कैंडिडेटों के पास जाते हैं इस प्रकार की जो एक राजनेता का धर्म मैं कहूँगा हो गया है कि चिकनी चुपड़ी बातें, जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और परिणाम पूरे देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में हम लोग देख ही रहे हैं। तो आप में ऐसा क्या स्पेशल है कि एक मतदाता आप पे भरोसा करे? साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया लेघा। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा की 46 निकाय सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और भिवानी की सीट विशेष तौर पर महिलाओं के लिए इस बार आरक्षित की गई है। तो तमाम महिला उम्मीदवार इसमें प्रतिभागी हैं। तो प्रिया लेघा से हम जानने आए हैं, कल ही उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से ये जानकारी दी कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चेयरपर्सन का चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो उनसे जानेंगे कि शहर को लेकर के, विकास को लेकर के उनकी क्या रणनीति रहेगी और उनकी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में जानेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि प्रिया लेघा अधिवक्ता हैं और सबसे खूबसूरत महिला उम्मीदवारों में से एक हैं। तो उनसे वार्तालाप आपकी करवाएंगे और आपके सवाल उनसे पूछेंगे। प्रिया जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। सभी भिवानी शहरवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। प्रिया जी, ये बताइए कि आपने कैसे सोचा कि चेयरपर्सन का चुनाव आपको लड़ना चाहिए? देखो, मैं अपने आप को सक्षम मानती हूँ क्योंकि एक मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता होने के नाते मुझे पता है कि प्रशासन से किस प्रकार से हम कोई भी काम करवा सकते हैं। अब जैसे कि नीचे से लेके ऊपर तक जब फाइल जाती है तो बहुत दिक्कत आती है। जब फाइल चलती जाएगी, कोई झूठ बोल के ले, कोई सच बोल के ले, कोई वैसे ही झांसा दे के करे, पैसे चलते हैं वहाँ पे। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैला हुआ है कि नीचे से फाइल जब से चलनी शुरू होगी ना, तब से पैसे लगने शुरू हो जाएंगे नाजायज। तो हमें यूँ पता है कि कोई भी काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएं भिवानी शहर में, जो कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिसका हमने सबूत भी देखा है पिछली योजना में। जी प्रिया जी, ये बताइए कि एक चीज़ में कॉमन जितनी भी प्रतिभागी महिलाएं हैं उनमें ये देख रहा हूँ, या तो वो किसी मजबूत पार्टी से आती हैं या फिर उनके पीछे किसी समाज के मजबूत पुरुष का हाथ है। आपके पीछे ऐसा कौन व्यक्ति है जो पीछे से पुरुष आपको सपोर्ट कर रहा है? देखो, हम खुद मजबूत हैं, हमें किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है इसमें। अगर मुझे लगा कि ऐसी हमें कोई आवश्यकता है तो हमें खड़ा ही नहीं होना चाहिए फिर इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव सीधा तौर पर महिलाओं के लिए है। महिलाएं इसमें आगे हैं, जो सक्षम है वो आए। डमी कैंडिडेट जो भी आएंगी वो बिल्कुल नगर परिषद का इस बार फिर से वही हाल होगा जो पहले होता आ रहा है। जी मैडम, ये बताइए, आपको भी उस प्रकार से कंपटीशन में देखा नहीं जा रहा? आपके बारे में आपके आलोचक ये कह रहे हैं, जब हम जमीन पर जाकर लोगों से सवाल कर रहे हैं, कि प्रिया लेघा फेसबुक की कैंडिडेट है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रिया लेघा अगर पैसे खर्च नहीं करना चाह रही है, प्रिया लेघा को लग रहा है कि अभी हमें इतना खर्चा करना उचित नहीं है। फेसबुक के माध्यम से हमारा काम सोशल मीडिया का यही है कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। तो भिवानी शहरवासियों को अगर मेरा समाचार मिल रहा है, मेरी बात उन तक पहुंच रही है, तो ये सफिशिएंट है। मुझे क्यों हर चीज़ के लिए फिर पैसे फूकने की जरूरत है? मुझे कोई सेंस नहीं दिखता है इसमें कि हम पैसे लगाएं, दुनिया को बताएं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं देखो, अगर जैसे मान लो कि कभी हम गरीबों में भी चले गए, हालांकि हमें किसी को गरीब नहीं कहना चाहिए क्योंकि गरीब वो अपनी मर्जी से नहीं बने। चलो, भगवान ने उनके साथ कोई भी कहानी करी हो किसी भी तरीके की, गरीब कहने का हमें कोई किसी को अधिकार नहीं। उनके बीच में जाके दुनिया या तो सेल्फी लेगी या बताएगी कि हमने इनके लिए ये सब किया। आपने किया अपने हिसाब से करो, उसको सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत है? मैंने तो कभी नहीं डाला। आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल चेक कीजिए। हाँ। मैडम, ये बताइए, जमीन पर आप बहुत कम दिखती हैं, जैसा कि इस प्रकार से आपका जो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आपको देखा नहीं जा रहा कि ऐसा जो कहा जाता है कि ये सिर्फ डेमी कैंडिडेट के रूप में कि किसी ने इसको उठा रखा है, उसके पीछे क्या कारण है और इस बात में कितना दम है? किसने उठा रखा है, आप मुझे नाम बता दीजिए। नहीं, नाम तो मुझे अब ऑफिशियली नहीं, ऐसे नहीं मैडम, आपके ही एक अधिवक्ता साथी थे, उन्होंने अभी कहा है कि ये इस प्रकार से किसी को उठा देते हैं। और एक और सवाल किया, उन्होंने कहा कि उनसे ये पूछिए कि बैठ तो नहीं जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, निश्चित तौर पे। देखो, अभी राजनीतिक पार्टी उन्होंने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उससे पहले मैं कह चुकी हूँ कि मैं ये चुनाव निर्दलीय तौर पे लड़ूंगी।
जी, निर्दलीय तौर पे जी आपने अनाउंस किया। एक बात प्रिया जी ये मैं पूछना चाहूँगा कि किसी पार्टी से आपने क्यों नहीं प्रयास किया कि किसी राजनीतिक पार्टी देखो, से राजनीतिक पार्टियों का ऐसे है कि अगर मैं प्रयास करूंगी तो भी हमारे सुनने में, जब से मैंने इस इलेक्शन में शुरुआत करी है, मुझे यही सब सुनने में आया है कि पार्टी की टिकट है 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, इस तरीके से मिलेंगी, या फिर किसी का राजनीतिक परिवार रहा हो, उनके चाहे दादा हो चाहे ससुर हो, वो रहे हो राजनीति में। तो मेरे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं साधारण से परिवार से हूँ, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक पढ़े लिखे युवा को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि युवा के पास बहुत अच्छे आइडिया प्लान्स होते हैं जी किसी भी कार्य को करने के लिए। तो भिवानी शहर को अच्छा करने में हम क्यों योगदान नहीं दे सकते? जी दे सकते। तो एक सवाल मैडम, युवा पे भी बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि फिलहाल आप खुद को कैंडिडेट मान रही हैं, चुनौती किसको आपके सामने मान रही हैं कि कौन सी पार्टी आपको चुनौती देगी आपके समक्ष? इस बार भिवानी शहर की जितनी भी जनता है उनको ये समझ में आ गया है कि भिवानी शहर है हमेशा राजनीति का शिकार हुआ है जी। उसमें कभी या तो लड़ाई बीजेपी की कांग्रेस की आपस में चलती आ रही है, लेकिन भिवानी शहर को हमेशा इस बात का नुकसान उठाना पड़ा है जी। तो इस बार इनको ये बात समझ में आ रही है, हमें भी आ रही है, भिवानी शहर को भी ये बात समझ में आ रही है कि कोई ऐसा कैंडिडेट चुने जो भिवानी शहर का विकास कर सके जी। अभी जैसे जितने भी कैंडिडेट आए हैं, मान लीजिए कि अब देखो बरसात होएगी आगे आगे, तो हमारे चेयरपर्सन का ये होना चाहिए कि बरसात होने वाले उसका 1 महीने पहले ही या तो ड्रेन सिस्टम ठीक करें या सीवरेज सिस्टम ठीक करें, वो नहीं इस पे ध्यान दे रहे। जैसे ही बारिश हुई 1 दिन बाद 2 दिन बाद वीडियो बननी शुरू हो जाएंगी, इसका मुद्दा बनाया जाएगा, जब हमें पता है कि इन महीनों के अंदर बरसात होती है, वर्षा होती है, तो उसके अंदर पहले से इस चीज़ का जुगाड़ करके रखो कि भाई हमें करना ही है ये काम, बारिश होएगी, परेशानी ना हो दुनिया को। तो यहाँ से ये सवाल आता है मैडम जी कि प्रिया लेखा के पास क्या रणनीति है? 31 वार्ड और सैकड़ों कॉलोनियाँ और 1,46,000 मतदाता, 137 बूथ, तो उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया है? क्या प्रिया लेखा सिर्फ अपने ऑफिस में बैठती हैं या फिर ज़मीन पर जा कर के लोगों से मिलती हैं और वार्ड वाइज उन्हें समस्याओं का पता है? आप नगर परिषद में सबसे बड़ी समस्या क्या देख रही हैं इस वक्त? नगर परिषद में सबसे बड़ी समस्या जो मूलभूत सुविधाएं हम दे सकते हैं एक चेयरपर्सन होने के नाते, चाहे वो सड़क व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, ये बहुत ज़्यादा खराब है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े मुद्दे हैं, अगर किए जाएं तो कुछ भी मुद्दा नहीं है, और कर क्यों नहीं रहे वो हमें समझ में नहीं आ रहा। समझ में भी सबको आ रहा है लेकिन किया नहीं, तो अब क्या कह सकते हैं, तभी हम आगे आ रहे हैं जी। पानी की समस्या एक मुख्य समस्या महिलाओं के, जब हम लोगों के बीच गए तो उन्होंने बताया कई कॉलोनीज में यही सबसे बड़ी समस्या है, पीने का पानी और यूज़ करने का पानी नहीं आता। तो उसके लिए आपके पास क्या रणनीति? देखिए, पीने का पानी, यूज़ करने का पानी, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं है। टेंडर छूटते हैं, कोई भी आरटीआई लगा के अगर पता करे तो बकायदा सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहे? उसका रिजल्ट आ तो लिया, 15 मार्च से शुरू तो हो रहा है, FIR हो रही है, सारे घोटाले सामने आ रहे हैं, वो यही तो वजह है जी। कोई काम करके राजी नहीं, टेंडर छूट जाता है, अब ठेकेदार भी इसमें क्या करें, ऊपर कमीशन इतना पहुंचाना पड़ता है जी। ये बताइए मैडम, ये सवाल निकल करके यहाँ से आता है कि भिवानी की जनता आपको ही क्यों चुने? तमाम जितने कैंडिडेटों के पास जाते हैं, इस प्रकार की जो एक राजनेता का धर्म मैं कहूँगा हो गया है कि चिकनी चुपड़ी बातें, जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और परिणाम पूरे देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में हम लोग देख ही रहे हैं। तो आप में ऐसा क्या स्पेशल है कि एक मतदाता आप पे भरोसा करे? देखिए, मुझे आगे ना तो MLA का चुनाव लड़ना है ना MP का चुनाव लड़ना है। अब तक जो भी राजघराने से जो भी आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा मेन मकसद है इन चुनावों के आधार पे हम देखें कि आगे MLA और MP के चुनाव में क्या रहने वाला है। बीजेपी है, तो आपको क्यों नहीं लड़ना है मैडम? किस में? MLA MP का चुनाव क्यों नहीं लड़ना? मुझे लगता है कि मैं इस पद के लिए एकदम उपयुक्त हूँ, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है कि हम MLA MP के करें। चलो ठीक है, जो पुराने राजनीति में बैठे हैं वो भी अपनी किस्मत आजमाएं। एक इंसान हर जगह थोड़ी ना काम करेगा, एक ही एक थोड़ी ना हर जगह रिपीट होएगा। मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ अच्छे तौर पे, तो करेंगे ये काम जी। आप अधिवक्ता हैं चूंकि, तो अधिवक्ताओं का कितना समर्थन इस वक्त आपको मिल रहा है अगर कोर्ट, भिवानी सेशन कोर्ट की बात की जाए? देखिए, अधिवक्ता ऐसे हैं कि कोई तो बीजेपी पार्टी से संबंध रखता है, कोई कांग्रेस पार्टी से, कोई आम आदमी पार्टी से, हर किसी की अलग विचारधारा है। लेकिन इस चुनाव को लेके जितना मुझे सहयोग चाहिए वकीलों का, उतना मेरे पास है जी। विचारधारा की आपने बात की मैडम, आप ये बताइए कि वैचारिक तौर पर खुद को किसके नजदीक पाते हैं, भाजपा के, कांग्रेस के, या फिर किसी क्षेत्रीय दल के? आपकी क्या विचारधारा है? मुझे जिस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगे वो पार्टी का ऐसा कैंडिडेट उतार देंगी जो एकदम भ्रष्ट है जी। अभी तो कौन सी है वो पार्टी मैडम जिसकी विचारधारा आपको अच्छी लगती है? मैं कह रही हूँ ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, वो हर कोई अपना कैंडिडेट
उतारेंगे उनके हिसाब से सब नहीं, कैंडिडेट तो उतारेंगे, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ कि विचारधारा के स्तर पर आप खुद को किसके नजदीक पाती। तो आम आदमी पार्टी ने अपना टिकट अनाउंस नहीं किया, तो आपने पार्टी से उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। जिस हिसाब से वो 4 महीने से सिर्फ इसी नाम से कर रही है कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगी, हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं करी है। आप किसका जिक्र कर रही हैं मैम? मैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ। मैडम कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन जैसे न्यूज में सुनने को मिल रहा है कि वासुदेव जी के पुत्र वधू हैं इंदु शर्मा जी, उनका नाम सुनने को आ रहा है इन दिनों कि वो शायद इनसे जी। तो वासुदेव की पुत्र वधू इंदु शर्मा का जिक्र किया, क्या चुनाव में चुनौती के रूप में उन्हें आप देखती हैं? देखिए, मैं यूँ कहूँगी कि वासुदेव जी को भी मौका मिला है जनता की सेवा करने का। उन्होंने जिस हिसाब से जनता की सेवा करी है, उनका रिजल्ट अभी चुनाव में भी देखने को मिल जाएगा। आपके क्योंकि जिनको भी अब तक मौका मिला है अब तक, उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया है वो सभी के सामने है। तो भिवानी शहर वासियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, कोई भी एक ऐसा उम्मीदवार लेके आए जो नया हो, युवा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, युवा सोच और मजबूत इरादों के साथ ही आगे आए, क्योंकि वही भिवानी शहर का विकास कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके बिना कोई कर पाएगा, क्योंकि मौका आज तक हमने इन सबको दिया है। हमने बीजेपी पार्टी को मौका दिया, हमने कांग्रेस को दिया है, उन्होंने क्या कुछ किया है हमारे लिए। जी मैडम, ये बताइए कि आपके बारे में जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई? देखिए, मैंने स्कूल तो मेरा केएम स्कूल रहा है, KMPS हासी गेट पे है। उसके बाद मैंने आदर्श कॉलेज में BA की है। LLB मैंने राजस्थान से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। और फिर जब मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस करी तो मैंने साथ साथ डिस्टेंस से मैंने LLM की है 2 साल की। अब मेरी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यूनिवर्सिटी में किसी राजनीतिक भी मास्टर हो गए ना, LLB के बाद LLM। जी, ये बताइए मैडम, किसी राजनीतिक पार्टी से या छात्र संघ से जुड़ी रही हैं आप कॉलेज के समय में? जब मैंने BA की तब उस टाइम पे नहीं थे छात्र संघ। हाँ जी। एक सवाल ये जब मैडम, मैंने इंग्लिश में MA की, जब मैं LLB करने के बाद आदर्श कॉलेज में आ गई थी, MA इंग्लिश हूँ मैं, तब मैंने उस टाइम पे सुना था लास्ट ईयर में कि शायद यहाँ पे अब चुनाव हो सकते हैं। तो हमने कोशिश की, लेकिन फिर उस टाइम उन्होंने कहा कि आप CBLU के अंडर हैं तो ही चुनाव लड़ पाएंगे, MDU नहीं करेगी ऐसा कुछ। जी, एक सवाल मैडम ये है कि सिर्फ मेरे ख्याल से एकमात्र आप कैंडिडेट ऐसी होंगी जो अनमैरिड हैं, तो अब तक शादी क्यों नहीं की आपने? चुनाव के लिए शादी जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं, जनता के लिए सवाल जरूरी है मैडम, चुनाव के लिए कतई शादी जरूरी नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज्यादा अलग से जिम्मेवारियां नहीं है, हो सकता है मैं चेयरपर्सन के लिए इस वजह से भी एकदम उपयुक्त हूँ। जी नहीं, कोई कारण तो रहा होगा कि मैडम एक सामाजिक उस स्तर पे आदमी को फेस करना पड़ता है कि भाई लड़के की उम्र होगी, लड़की की उम्र होगी, तो फैमिली से कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? नहीं लड़ सकती मैडम, लड़की चुनाव लड़ी भी है, ऐसी बात नहीं है। सुषमा स्वराज जी सबसे युवा मिनिस्टर हरियाणा की रही हैं, तो लड़ सकती हैं और राजनीति में भी आ सकती हैं। मैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपके जानने के लिए ये सवाल कर रहा हूँ कि अब तक क्यों नहीं की और भविष्य में आपका क्या इरादा है? क्यों नहीं की, इसका जवाब तो मैं क्या दूं, हमारी कौन सी अभी उम्र निकल रही है, कर लेंगे शादी। जी, तो कितनी उम्र है मैडम आपकी? ये चीजें तो लड़कियां बताती नहीं है लड़कियां। ये एक सवाल ये मैडम कि शादी को लेकर के घर पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता कि शादी कर लेनी चाहिए, अब कैसे क्या कोई डिबेट वगैरह? मेरा घर परिवार मेरे साथ खड़ा है, उन्होंने मुझे कभी यूँ नहीं कहा कि पहले शादी करो फिर चुनाव लड़ो, फिर चुनाव में आपके जो सास ससुर हैं वो आपकी मदद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव अच्छे से लड़ रहे हैं, घर वाले साथ दे रहे हैं। तो फैमिली के बारे में मैडम आपकी जानना चाहूंगा कि किस प्रकार के परिवार से आप आती हैं? पिताजी, माताजी? मैं परिवार से हूँ, नहीं मेरे फादर नहीं है, 10 साल पहले एक्सपायर हो गए थे ब्रेन हेमरेज से। तो उस टाइम हम काफ़ी यंग थे, और तभी मैं कह रही हूँ कि साधारण से परिवार से हूँ और मुझे ये मालूम है कि एक साधारण परिवार होने के नाते एक व्यक्ति को कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, मैं वो अच्छे से समझ सकती हूँ। अब जितने भी राजनीतिक परिवार से आ रहे हैं कैंडिडेट, उनको नहीं मालूम, उन्होंने वो परेशानियाँ नहीं देखी, उनको नहीं पता, उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चली आज तक। वो सिर्फ एक डमी कैंडिडेट हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चुनाव के नाम पे थोड़ा बहुत आगे आ रहे हैं। हमारे अंदर इस तरीके से हम राजनीति में जोश है हमारे पास कि हम आगे बढ़े, काम करें, हमें जनता की सेवा करने का मौका मिले। जी ये आपकी भविष्य दृष्टि के बारे में मैं जानना चाहूँगा मैडम। ये चुनाव जीत हार अपनी जगह है, लेकिन भविष्य में राजनीति के बारे में खुद को कहाँ पाते हैं कि किस प्रकार की राजनीति आप करना चाहते हैं? राजनीति में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर चुनाव के लिए सिर्फ आप चेहरा होंगी? देखिए, राजनीति में एक अच्छी राजनीति करना चाहती हूँ, डर्टी पॉलिटिक्स आई डोंट लाइक। अब इसमें यूँ हो गया कि
अब अच्छी राजनीति और बुरी राजनीति में क्या फर्क है? अच्छी राजनीति वो है कि आप जनता के बीच में जाइए, आप काम करिए, उसका ज़्यादा व्याख्यान करने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। काम करो, अपने लेवल पे जितना कर सकते हो जनता की सेवा करो जी। अब मैं किसी को शॉल उड़ा उड़ा के या फिर केले बांट बांट के वहाँ पे बिठाऊँ तो वो कोई सेंस नहीं बनता है। मैं एक कुछ लिमिटेड लोगों के बार बार प्रोग्राम नहीं करना चाहती। कोई भी व्यक्ति हो डायरेक्ट, अगर देखो चेयरपर्सन का चुनाव है, जनता डायरेक्ट संपर्क कर सके चेयरपर्सन के साथ, ऐसा होना चाहिए चेयरपर्सन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक सेलिब्रिटी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अभी दिख रहा है बाद में फिर बाद में 5 साल बाद दिखे। इस प्रकार का चुनाव मत कीजिए, अच्छे व्यक्ति को चुनिए। जी, ये बताइए मैडम, आपने सेलिब्रिटी की बात की, तो क्या प्रिया लेखा चुनाव के बाद दिखेंगी जनता के बीच या फिर वो भी पैराशूट कैंडिडेट की तरह गायब हो जाएंगी? हार जीत अपनी जगह, आप हारें या जीतें तो जनता के बीच रहेंगी और अपनी राजनीति को और अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू रखें। जी, अब यहाँ पे हम कोर्ट में बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा हो गया, हम जनता के बीच में ही हैं जी। सारे शहर की जनता यही आती है। नहीं, वो तो प्रोफेशन हो गया ना मैडम, उसके लिए तो आप चार्ज करती है ना, पैसे आप लेती हैं जी। अब मैं पैसे लेती हूँ उनके। कोर्ट का कोई भी केस है एक दिन पे तो सॉर्ट आउट होता नहीं, उसको पूरा टाइम लगेगा सुलझने में। तो हम यहीं पे हैं, तारीखों पे भी आएंगे, बल्कि हमारे तो डिटेल हो रहा है कि हम कहाँ मिलेंगे, कौन से नहीं, वो बात तो ठीक है मैडम। जनता के बीच मिलेंगे, जनता ऐसी होनी चाहिए, चेयरपर्सन दिखते एकदम से हो जाए, भाई मारा उरा यो कागज पकड़ काम कर। तो आपको होना भी चाहिए और होंगे भी ऐसे। अच्छा, तो और ये बताइए मैडम, और क्या विजन तैयार किया महिलाओं को लेकर के? सवाल, चूंकि आप यंग हैं और एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए शहर में जो सुरक्षा का इशू है उसको लेकर के क्या रणनीति तैयार की है? चाहे स्ट्रीट लाइट का इशू हो, रात में जिस प्रकार से पुरुष 12-12 बजे तक, ये पहले वाले कैंडिडेट का जब मैंने इंटरव्यू किया तो उनसे भी सवाल किया था, जिस प्रकार से रात में पुरुष 12 बजे यहाँ से निकल करके आप अकेले चैम्बर से अपने घर जा सकता है, क्या महिलाएं भी उस प्रकार से आज़ाद हैं प्रदेश में या भिवानी शहर में? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा पे तो ध्यान दिया ही जाएगा, साथ साथ पुरुषों की सुरक्षा पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ये कोर्ट में हम रोज देख रहे हैं, कुछ काफी अजीब से केस आने शुरू हो गए हैं, कोई 376 का, कोई कैसा भी, जिसमें झूठी कंप्लेंट हो जाती है। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब और बहुत बुरी लगती है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा दी गई है, वहाँ पे वो उसी कानून का अगर मिसयूज करें तो मैं उनके खिलाफ खड़ी हूँ। मैं इतनी फेमिनिज्म में विश्वास नहीं रखती कि मैं महिलाओं के साथ हर वक्त खड़ी हूँ। अगर वो गलत है तो मैं उनके साथ नहीं खड़ी। नहीं, गलत के साथ तो किसी यहाँ मुझे थोड़ी सी आपके जवाब से मैडम आपत्ति है, क्योंकि हो सकता है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, ये कह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो कानून लेकर के आया। हो सकता है इक्का दुक्का घटना जिसमें महिलाओं ने उसका मिसयूज किया, तो आप कानून को गलत और उस प्रकार से इंटरप्रेट नहीं कर सकते ना मैडम। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे भिवानी शहर में ये काम रोज के रोज हो रहे हैं, कोई कंप्लेंट आ रही है, देखो जी, अगर भिवानी शहर में चेयरपर्सन है उसका कुछ तो अपने बंदों पे दबाव रहेगा, कुछ लोग तो उसकी बात मानेंगे। अब रोज मैडम एक बात मैं बताऊंगा, चूंकि आप कोर्ट में रहती हैं तो उस प्रकार के मामले देखती हैं, हम लोग सड़क पे रहते हैं, जमीन पे, ग्राउंड पे रहते हैं, ऐसी कंप्लेंटें आ ही नहीं पाती थानों में कि कितनी महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ डेली छेड़छाड़ होती है। अगर उस चीज को देखें तो वो हो सकता है आपके पास मामले आते हैं तो आपकी विचारधारा उस प्रकार से हो गई हो। मेरी विचारधारा ये है कि अगर मान लो कि कोई 100 केस आए हैं तो उसमें से 90% केस ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं। उनका मैं बताऊं आपको क्या चलता है। ये किस आधार पे मैडम आप कह रही हैं? किसी सर्वे है या कोई डेटा है कि 90%, या वैसे आप अंदाजन बता रही हैं? अंदाजन बता रही हूँ, और इसके पीछे वजह यूं है कि कोई भी कंप्लेंट करवाएगा 376 की, लड़कों को उठा लिया जाएगा 2 महीने के लिए, उसके बाद मिलना कुछ भी नहीं। 2 महीने के लिए उनके घर वालों को भी पता है कि यहाँ पे जमानत नहीं होगी। उसके बाद घर का जो बड़ा बुजुर्ग है जिसने पूरी उम्र इज्जत कमाई है, उसकी पगड़ी किसी के पैरों में हम रखते हैं कि हमारे घर की लाज बचा लो, वो इसलिए क्योंकि वो इज्जत कमा रहा, वो इंसान ये सब कर रहा है। तो हमें यही कह रही हूँ मैं कि ना केवल महिलाओं की, पुरुषों की भी सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं उनकी सुरक्षा को दिन रात हम एक करके उनकी सुरक्षा पे पूरा ध्यान देंगे। जी, एक सवाल और मैडम, चूंकि आप एक महिला हैं तो आपको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा एज ए वूमन, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर बचपन में हो, एक महिला को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?
देखिए, महिला जो भी है घर से निकले तब से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जी। घर से निकले क्या, जब पहले तो वो घर वालों से लड़ेंगी। जी। मैं अपनी कहानी नहीं बता रही जी। हूँ, मेरे साथ एकदम सब ओके है, घर पे भी बाहर भी कोई दिक्कत नहीं है। इन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर वालों के साथ भी तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं ढंग से। हो सकता है कि उनके घर वाले भी ठीक हैं, जी। उनको भी अपने बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, तब वो कुछ रोक टोक कर देते होंगे। जी। लेकिन बच्चों को समझाएं बजाय उनको रोक टोक के। बच्चा समझता है, बच्चा एक जी। पौधे जैसा है, जैसा उसको घुमाएंगे वो वैसे ही घूम जाएगा। जी। तो अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? अंत में यही संदेश है कि मैं इस चुनाव में आगे आ रही हूँ, जी। तो मुझे सपोर्ट करें, वोट करें। और रही बात ये कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी या नहीं, मैं 100% खरी उतरूंगी, क्योंकि हम इन बातों में विश्वास रखते हैं कि अगर हम किसी के 100 रुपये के कागज़ भी ले लें तो हम 500 रुपये का उसको रिजल्ट देते हैं। तो मेरी इच्छा यही है, मेरी उम्मीद आप लोगों से यही है कि आप इस बार एक भले, ईमानदार, उपयुक्त कैंडिडेट को लेके आएंगे। और भिवानी शहर में अब तक जो भी हुआ है, घोटाले हुए हैं, मैं यूँ नहीं कहूँगी किसी एक बंदे की कमी रही है, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। और जब बात सरकार पे आ जाती है तो वो मामला दबना शुरू हो जाता है। तो जी। हिस्सा जो है सिर्फ अकेले चेयरमैन के पास नहीं जाता है, हिस्सा काफियों के पास जाता है। जी। तो मैडम, एक और मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप चुनाव में रहेंगी तो एनडी न्यूज़ एक स्पेशल कार्यक्रम करेगा। जितनी भी महिलाएं चेयरपर्सन के लिए उम्मीदवार होगी उनको एक मंच पर ला करके एक डिबेट करवाई जाएगी। क्या आप उससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि ऐसा हो गया, क्योंकि जनता को ये पता चलना चाहिए कि हम जिनको चुन रहे हैं, ना केवल उनके होर्डिंग देख के, सोशल मीडिया लाइव को देख के, आप उनसे साक्षात उनके वीडियोस को देखिए कि कौन इस कार्य पे कितना अपना जोर लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कि सड़क व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है, उनको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, जो अब तक होता आया है उसमें हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे डिबेट होनी चाहिए। जी। तो भाई, आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, और ये विशेष डिबेट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा एनडी न्यूज़ की तरफ से। और तमाम जितने निर्दलीय पार्टियों से जितनी भी महिलाएं उम्मीदवार होंगी उनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। तमाम, चाहे वो किसी पार्टी से हों चाहे साधारण परिवार से हों, सभी कैंडिडेटों को ला करके एक विशेष डिबेट भिवानी में रखी जाएगी और उनसे पूछे जाएंगे एनडी न्यूज़ के तीखे सवाल कि शहर के लिए उनके पास क्या रणनीति है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं प्रिया लेगा की बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं। और जो भी कैंडिडेट आपको लगता है चुनाव में इस बार टक्कर दे सकता है या चुनौती हो सकता है तो उसका नाम बताएं, उनसे भी हम इंटरव्यू करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। नमस्कार, मेरा नाम था सोमवीर, आप देख रहे थे एनडी न्यूज़। कैमरे के पीछे हैं संजय।